नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेमेंट गेटवे वर्सेस पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में और इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के बारे में पिछले 2 वीडियोज में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पेमेंट गेटवे के वीडियो का लिंक और पेमेंट एग्रीगेटर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। आपको पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर के बीच में डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में पता करना है कि वो कैसे काम करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अभी जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये 2 पार्ट में बेसिकली होगा। पहला पार्ट एक मोटा मोटी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, दूसरे सेक्शन में हम कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या है। अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पहला पैरामीटर है ऑथराइजेशन का। तो पेमेंट एग्रीगेटर के केस में किसी भी बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को यदि पेमेंट एग्रीगेटर बनना है तो उसको आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन पेमेंट गेटवे के केस में आरबीआई के गाइडलाइंस को और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें उसको मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ बैंक्स, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विस को हैंडल करने के लिए जो आरबीआई द्वारा मैंडेटेड कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा पेमेंट गेटवे केस में। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट का है। पेमेंट गेटवे केस में देयर इज नो कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए आपको कम से कम किसी भी एंटिटी को, बैंक्स और नॉन बैंकिंग एंटिटी को कम से कम 25 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। तीसरा है गवर्नेंस का इशू। पेमेंट एग्रीगेटर के केस में उस एंटिटी को, उस कंपनी को आरबीआई द्वारा निर्धारित फिट एंड प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, टू बी फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस को सेटिस्फाई करना होता है। पेमेंट गेटवे के केस में जो पेमेंट गेटवे का जो मैनेजमेंट है उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो आरबीआई द्वारा निर्धारित है उसको फॉलो करना होता है। जो चौथा जो मेजर डिफरेंस है होता है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी को कंटेन करने के लिए जो आरबीआई ने जो निर्धारित जो नियम बनाए हैं फॉलो करने। ये दोनों के लिए लगभग सेम है, जिसमें पहला है केवाईसी नो योर कस्टमर, दूसरा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कंटेन करने के लिए जो गाइडलाइंस है आरबीआई द्वारा निर्धारित उसको फॉलो करना। सीएफटी गाइडलाइंस को फॉलो करना जो होता है कम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म। तो जो भी फाइनेंशियल टेररिज्म जिसमें हवाला के रैकेट्स और बाकी इलीगल जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज होती है उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो आरबीआई का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होता है। पांचवा होता है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। दोनों केस में मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, पेमेंट एग्रीगेटर के केस में मर्चेंट ऑनबोर्डिंग थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन पेमेंट गेटवे केस में ये थोड़ा आसान होता है। अब आते हैं थोड़ा इसके डिटेल डिफरेंसेस के ऊपर, जिसमें पहला डिफरेंस है वो है कि इन दोनों का रोल क्या होता है। तो पेमेंट एग्रीगेटर का जो रोल होता है वो इंटरफेस का होता है। इंटरफेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें यूजर्स को कई सारी सहूलियतें प्राप्त होती हैं। यूजर्स बेसिकली यहाँ पे मर्चेंट्स हो गए, तो मर्चेंट्स के लिए बहुत सारे सहूलियतें प्राप्त होती हैं। लेकिन पेमेंट गेटवे के इंटरमीडियरी का काम करता है, ये इंटरफेस नहीं है। जो डिफरेंस है वो है टच पॉइंट का। इसमें पेमेंट गेटवे के केस में ऑनलाइन इसका टच पॉइंट होता है, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर के केस में ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ऑफलाइन ऐसे होगा कि जैसे क्यूआर कोड का लिंक भेज दिया या फिर पेमेंट का लिंक भेज दिया, क्यूआर कोड भेज दिया, पेमेंट का लिंक भेज दिया या एक्सेल का लिंक भेज दिया जिसमें आप पेमेंट डाल के आप भेज देते हैं। जैसे सैलरी ट्रांसफ़र होता है ये इसी के थ्रू होता है। जो डिफरेंस है वो है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस का, जो दोनों में होता है। पांचवा होता है पेमेंट सक्सेस रेट। पेमेंट सक्सेस रेट पेमेंट गेटवे केस में पेमेंट गेटवे का जितना बैंडविड्थ होता है उतना ही हैंडल कर पाता है। वो डिपेंड करता है कि पेमेंट गेटवे का बैंडविड्थ कितना है, उस बैंडविड्थ के हिसाब से वो यूजर के ट्रैफिक को हैंडल करता है। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि पेमेंट एग्रीगेटर के केस में पेमेंट सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। वो पांचवा डिफरेंस होता है ऑनरशिप। पेमेंट एग्रीगेटर फिनटेक प्लेयर्स के द्वारा ओन्ड होते हैं कि पेमेंट गेटवे ये बैंक्स भी ओन कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टी भी ओन कर सकती है और पेमेंट एग्रीगेटर भी ओन कर सकते हैं। लास्ट जो मेजर डिफरेंस है वो है परमिशन का। पेमेंट गेटवे केस में आरबीआई ऑथोराइज पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 PSSA को फॉलो करना होता है, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर
के केस में, जबकि पेमेंट एग्रीगेटर के केस में पेमेंट एग्रीगेटर रिक्वायर्स सर्टिफिकेट एज पर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PSI DSS और RBI के द्वारा दिया गया लाइसेंस। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, पेमेंट एग्रीगेटर कोई नहीं बन सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।